अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो आइए हम लोग देखते हैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर क्या होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या ट्रीटमेंट है, कौन रिलेटेड पार्टी होता है नहीं होता है, ये सारा चीज़ आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी जो है आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है। ये हमारा ब्यूटीफुल कलर्ड नोट्स बना हुआ है। जब मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा तो आप लोग यहाँ से लिख लेना। अभी जो है एकदम ध्यान से बस सुनते जाओ और सुनते जाओ। तो आइए शुरू करते हैं। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर होता क्या, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसमें सबसे पहले ये समझो कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में ये कहना क्या चाहता है कि मतलब जो भी रिलेटेड पार्टी से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको आप शो करो। उसको आप क्या करो, शो करो। कहाँ पे? नोट्स टू अकाउंट में शो करो, डिस्क्लोज करो ये बात को। क्यों क्यों आखिर क्यों डिस्क्लोज करना? देखो, डिस्क्लोज करने इसलिए करना क्योंकि देखो कंपनी में जो है इन्वेस्टर लोग का पैसा लगा है, जो यूजर है, जो इन्वेस्टर है उसका पैसा लगा हुआ, तो उसको भी तो पता चलना चाहिए कि भाई हमारा कंपनी का जो आदमी है वो अपने रिलेटेड पार्टी से क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब देखो, हो सकता है रिलेटेड पार्टी से मान लो हम कंपनी के सीईओ हैं या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हम अपने रिलेटेड पार्टी को, अपने भाई को मान लो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट दिए, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है 50 करोड़ में पूरा हो सकता है, लेकिन अपने भाई को क्या किए हैं, ज़बरदस्ती 100 करोड़ में वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। 100 करोड़ में इन्वेस्टर का तो पैसा लगा इन्वेस्टर का। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने भाई को 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ में दे रहे हैं। उसी तरीक़ा से मान लो एक हमारे पास फिक्स्ड एसेट है 200 करोड़ का, और उसको हम अपने रिलेटेड पार्टी को या मान लो अपने किसी भाई को, बहन को, किसी को भी हम दे रहे हैं 180 करोड़ में। देना चाहिए था 200 करोड़ में और दे रहे हैं 180 करोड़ में। या अपने किसी रिलेटेड पार्टी को क्या कर रहे हैं, हम लोन दे रहे हैं वैसे ही, बिना कोई कोलेटरल का, कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, बस लोन दे दिए उसको। तो ऐसा हो सकता है, ये सब भी केस हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी के साथ आप जो है धांधली कर सकते हैं मिलके। क्या किए, स्टॉक बेच दिए, उसको गुड्स बेच दिए और अपने बुक में लिख दिया कि बैड डेट हो गया। उधार में सामान बेचे और लिख दिया कि बैड डेट हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि रिलेटेड पार्टी से आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब हम लोग ये देखते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं AS18, हम लोग क्या देख रहे हैं, AS18 में क्या, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये तो समझ गए कि रिलेटेड पार्टी से जो भी ट्रांजैक्शन होने वाला है वो इसमें डिस्क्लोज होगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि रिलेटेड पार्टी होता क्या है। ठीक, उसके बाद ये देखेंगे कि क्या क्या डिस्क्लोज करना है। पहले देखेंगे कि क्या होता है रिलेटेड पार्टी। तो देखो, रिलेटेड पार्टी क्या होता है, व्हेन ध्यान से सुनना, व्हेन वन पार्टी हैज पावर टू कंट्रोल और एक्सरसाइज significant influence over another party during the period, any time during the period। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ, मान लो ये है A लिमिटेड, ठीक, और ये रहा B लिमिटेड। यहाँ A लिमिटेड जो है B लिमिटेड को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। इसके पास पावर है B लिमिटेड को कंट्रोल करने का। ठीक, तो यहाँ पे A लिमिटेड जब B लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, इसके पास पावर टू कंट्रोल है, तो हम लोग कहेंगे कि A लिमिटेड और B लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि A लिमिटेड जो है कंट्रोल कर रहा है B लिमिटेड को। उसी तरीक़ा से अगर A लिमिटेड के पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है B लिमिटेड पे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहने का क्या मतलब हुआ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहने का मतलब हुआ A लिमिटेड के पास 20% या उससे ज़्यादा शेयर है B लिमिटेड का, तो A लिमिटेड का क्या होगा, B लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। ठीक, अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो भी A लिमिटेड और B लिमिटेड को क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये हमारा ईयर है 24-25, ये हमारा ईयर है मान लो 25-26 है, ये हमारा ईयर चल रहा 25-26। अब 25-26 में
जून से लेकर जुलाई तक, जून से लेकर जुलाई तक जो है रिलेटेड पार्टी था, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी था, जून से लेकर जुलाई तक, ध्यान से सुनना। और इसी बीच में कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह किया। अब यहाँ पे आता है 31 मार्च। क्या 31 मार्च को भी ए और बी को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा? क्या ए और बी को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा 31 मार्च को भी? देखो यहाँ जुलाई तक ही रिलेशनशिप सिर्फ रहा, तो यहाँ भी माना जाएगा, यस रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। अगर साल में कभी भी एक पीरियड के दौरान कभी भी, चाहे 1 महीना के लिए बने या 1 दिन के लिए बने या 1 घंटा के लिए बने या 1 मिनट के लिए बने या 1 सेकेंड के लिए बने, अगर कभी भी रिलेटेड पार्टी बना तो उसको पूरे साल के लिए रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर होगा जो इस दौरान हुआ, इसी ट्रांजैक्शन का सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर होगा। यानी कि जो जून और जुलाई में, यानी कि ड्यूरिंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जो भी ट्रांजैक्शन होगा, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज होगा। रिलेटेड पार्टी तो इसको पूरा साल के लिए माना जाएगा, लेकिन ट्रांजैक्शन सिर्फ वही डिस्क्लोज होगा जो कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के दौरान हुआ है। जैसे मान लो जून से जुलाई तक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप था, ठीक, और यहाँ पे जो है 2 ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन 1 एंड ट्रांजैक्शन 2, ठीक। और रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप खत्म होने के बाद एक तीसरा ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन 3। तो ये ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2 जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के दौरान हुआ है, इसको सिर्फ क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, ठीक। और ये ट्रांजैक्शन 3 जो रिलेशनशिप के दौरान नहीं हुआ, तो इसको डिस्क्लोज जो है नहीं करना। तो ये था कहने का कॉन्सेप्ट, और ये था रिलेटेड पार्टी का मतलब कैसे बनता है रिलेटेड पार्टी, और कैसे जो है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड रिलेटेड पार्टी अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो पूरे साल के लिए उसको माना जाएगा, लेकिन सिर्फ वही ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज होगा जो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप के दौरान हुआ है। आई होप ये बात आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखते हैं जो अभी हमने कहा पावर टू कंट्रोल, तो पावर टू कंट्रोल कैसे आ सकता है, फिर हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर टू कंट्रोल का मतलब क्या है। अगर कोई इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है ना, तो ये समझ लेना कि पावर टू कंट्रोल जो है एग्जिस्ट कर रहा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो समझ लो पावर टू कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा। उसमें पहला कंडीशन क्या है, वन पार्टी हैव मोर देन 50% वोटिंग पावर ऑफ अनदर पार्टी। वन पार्टी हैव मोर देन 50% वोटिंग पावर ऑफ अनदर। एक पार्टी के पास मोर देन 50% वोटिंग पावर है अनदर पार्टी का, तो समझो कंट्रोल जो है एग्जिस्ट कर रहा। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ, मान लो ये है ए लिमिटेड, ठीक, ए लिमिटेड के पास जो है बी लिमिटेड का 55% वोटिंग पावर है, ठीक, 55% क्या वोटिंग पावर। तो यहाँ पे हम लोग ये मानेंगे कि ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोर देन 50% वोटिंग पावर होगा तो ये समझेंगे कि वो पार्टी जो है दूसरे पार्टी को कंट्रोल कर रहा। अच्छा अगर 50% हुआ तो 50% हुआ तो नहीं चलेगा, 50% हुआ तो चलने वाला नहीं है। मोर देन 50% होना चाहिए। अच्छा 50.01% है तो हाँ चलेगा, 49.99% है तो नहीं चलेगा। तो ये जो है वन पार्टी के पास मोर देन 50% वोटिंग पावर होना चाहिए अनदर पार्टी का, तो समझेंगे कि कंट्रोल है। उसके बाद या दूसरा कंडीशन क्या, दूसरा कंडीशन है एक पार्टी के पास पावर टू कंपोज है दूसरे पार्टी का, ठीक, पावर टू कंपोज है। जैसे पावर टू कंपोज कहने का मतलब होता है कि एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी के किसी भी डायरेक्टर को हटा सकती है या अपॉइंट कर सकती है, कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है या कोई भी डायरेक्टर को हटा सकती है। तो पावर टू कंपोज कहने का मतलब हुआ किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है या किसी को भी रिमूव कर सकती है। जैसे ए लिमिटेड जो है, बी लिमिटेड और ए लिमिटेड दो कंपनी है, ठीक, और ए लिमिटेड के पास जो है क्या, पावर टू कंपोज है, ठीक, पावर टू
कंपोज है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को ये हटा भी सकती है बी लिमिटेड के, और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकती है। तो चूंकि ए लिमिटेड के पास पावर टू कंपोज है बी लिमिटेड का, इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि ए लिमिटेड के पास जो है बी लिमिटेड का क्या कंट्रोल है, ठीक। और जब एक पार्टी का दूसरे पार्टी पे कंट्रोल होता है तो उसको कहते हैं रिलेटेड पार्टी। तो यहाँ पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, ठीक। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा क्या कंडीशन है जिससे ये पता चलता है कि जो कंट्रोल है वो एग्जिस्ट कर रहा। तो तीसरा कंडीशन ये है कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के पास, जब एक पार्टी का दूसरे पार्टी पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, क्या हो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, एंड दो चीज़ होना चाहिए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी होना चाहिए और पावर टू डायरेक्ट भी होना चाहिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी होना चाहिए और पावर टू डायरेक्ट भी होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो मानेंगे कि क्या कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहने का मतलब हुआ 20% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहा है, 20% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड कर रहा, और उसके पास पावर टू डायरेक्ट है, क्या, किस चीज़ का पावर, पावर टू डायरेक्ट व्हाट, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, यानी कि फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी जो है बिजनेस का उसको डायरेक्ट करने का पावर जो है उसके पास है। तो हम लोग क्या मानेंगे, तब हम लोग मानेंगे कि वो एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी को कंट्रोल कर रहा है। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे ए लिमिटेड और यहाँ है बी लिमिटेड, ठीक। ए लिमिटेड के पास जो है बी लिमिटेड का 20% शेयर है, ठीक, 20% शेयर है। तो क्या ये रिलेटेड पार्टी हो गया, नहीं, अभी नहीं हुआ। अगर दूसरा इसमें जो है देखो दो चीज़ है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ पावर टू डायरेक्ट भी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि पावर टू डायरेक्ट भी है इसको, ठीक, तब ये माना जाएगा कि ए लिमिटेड का जो है बी लिमिटेड पे कंट्रोल है, और इसीलिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है वो रिलेटेड पार्टी है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि कैसे पावर टू कंट्रोल है या नहीं हम लोग समझेंगे। तो ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो ये माना जाएगा कि पावर टू कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा। ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, व्हेन वन पार्टी हैव पावर टू कंट्रोल और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर पार्टी at any time during the period। तो हम लोग ने देखा पावर टू कंट्रोल क्या होता है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, ठीक। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब अब हम लोग देखते हैं। तो देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है पावर टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है, भाग लेना। पावर टू पार्टिसिपेट किस में, किस चीज़ में भाग लेगा, इन डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसके फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग पॉलिसी में ये क्या करेगा, पावर टू डायरेक्ट, मतलब अपना भी डिसीजन देगा, अपना भी राय मशवरा देगा कि क्या फाइनेंशियल पॉलिसी होना चाहिए, क्या ऑपरेटिंग पॉलिसी होना चाहिए। अच्छा, अब बहुत लोग को यही समझ में नहीं आया होगा कि फाइनेंशियल पॉलिसी और ऑपरेटिंग पॉलिसी क्या होता है। फाइनेंशियल पॉलिसी कहने का मतलब हुआ जो पैसे से जुड़ा हुआ पॉलिसी होगा, जैसे कोई फ्रेश इशू लाए या नहीं लाए, कोई नया लोन ले या नहीं ले, ये सब फाइनेंशियल पॉलिसी हुआ। ऑपरेटिंग पॉलिसी क्या हुआ, जैसे ये वाला स्टॉक मार्केट में उतारे या नहीं, ये वाला स्टॉक नया बनाए कि नहीं, ये वाला सामान बेचे या नहीं बेचे, तो ये सब क्या हुआ, ऑपरेटिंग पॉलिसी हुआ, ठीक। तो पावर टू पार्टिसिपेट अगर है तो मानेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो तीन तरीका से आ सकता है। वो तीन तरीका क्या, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जिससे आ सकता है, या तो बाय लॉ उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यानी कि जैसे मान लो लॉ ने कह दिया कि आज से इसके पास जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर दिस पार्टी, ठीक, बाय लॉ कह रहा। इसको भी बहुत अच्छे से कलरफुल नोट्स में हमने लिखा, वहाँ भी जब पढ़ेंगे और जब इसका एग्जाम्पल करेंगे ना तो 100% कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाने वाला है। इसीलिए अभी बस ध्यान से सुनना, लिखना विखना कुछ नहीं है। तो तीन तरीका से आ सकता है, या तो बाय लॉ, या फिर हमने एग्रीमेंट कर लिया किसके साथ, विथ शेयर होल्डर, एग्रीमेंट विथ अनदर शेयर होल्डर के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहेगा उस कंपनी पे। या फिर तीसरा क्या हो सकता है, 20% या
उससे ज़्यादा 20% या उससे ज़्यादा शेयर जो है हमारे पास है, ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है दूसरे पार्टी पे है। अब एक बात यहाँ पे नोट करो, यहाँ भी 20% है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में, और जब मैंने यहाँ पे बताया था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो वहाँ भी मैंने 20% का बात बताया था। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला में भी 20% का बात मैंने बताया था। तो यहाँ जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला 20% है, ये क्या है, ये एकदम रिजिड है। मतलब अगर 19.99% शेयर होल्ड कर रहा हो तो क्या उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, दूसरे में नहीं होगा। 20% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे थोड़ा भी कम हुआ तो नहीं चलेगा। लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में यहाँ जो 20% है ये रिजिड नहीं है, ये जो है रिजिड नहीं है। मतलब अगर ये 19.99% क्वेश्चन में लिखा हुआ, या फिर 19% लिखा, या फिर 25% लिखा, या 25% नहीं, या फिर 19% लिखा, लेकिन पावर इसके पास क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसके पास जो है पावर टू डायरेक्ट है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, भले ही एक लोअर परसेंटेज है लेकिन मान लेंगे। उसी तरीक़ा से मान लो यहाँ पे लिखा 25% जो है ये शेयर होल्ड कर रहा, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा कोई और अदर फैक्टर दिया हुआ और ये लिखा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है नहीं है, तो हम लोग ये मानेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इसका यही मतलब हुआ कि 20% जो है यहाँ पे रिजिड नहीं है, ठीक। क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और फिर वहाँ पे देखेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही ये बात पता चलेगा हम लोग को। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलो यहाँ तक जो हम लोग अब नोट्स से पढ़ते हैं। चलो यहाँ तक अब हम लोग पढ़ेंगे नोट्स से। ये रहा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो सबसे पहले ये जो हमारा एएस है ये लेवल 3 और लेवल 4 एंटिटी पर जो है एप्लीकेबल नहीं है, लेवल 3 और लेवल 4 एंटिटी पर नॉट एप्लीकेबल है, ठीक। या फिर कंपनी विल फॉलो इंड एएस, या फिर ऐसा कंपनी जो इंड एएस लगाती है उस पर भी एएस 18 एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एएस 18 का? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आर यूजफुल फॉर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इट क्लियरली डिस्क्लोज, क्योंकि ये क्लियरली जो है ना दो चीज़ को डिस्क्लोज करता है। वो दो चीज़ क्या? सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड पार्टी, कि आपका जो है रिलेटेड पार्टी के बीच क्या रिलेशन है वो बताता है, और फिर ट्रांजैक्शन बिटवीन देम, उसके बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ उसको भी बताता है। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या हुआ? वेयर वन पार्टी हैव पावर टू कंट्रोल और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर पार्टी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड। आई होप बहुत अच्छे से आप जो है कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया, अब मैं रीड करवा रहा हूँ तो एकदम ध्यान से इमेज बन रहा होगा, माइंड में इमेज बन रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो अब देखते हैं कंट्रोल का क्या मतलब है। इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज सेटिस्फाइड देन कंसीडर दैट कंट्रोल एग्जिस्ट। तो वही 3 कंडीशन था, तीनों में से कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट करेगा तो समझ लेना कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है। व्हेन वन पार्टी हैज मोर देन 50% वोटिंग पावर ऑफ अनदर पार्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। अच्छा, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी कहने का क्या मतलब हुआ? देखो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे ए लिमिटेड है, ठीक, इसका जो है बी लिमिटेड में, ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में जो है 55% शेयर है, ठीक। तो यहाँ पे बी लिमिटेड जो है ए लिमिटेड का सब्सिडरी बन गया। अब देखो ए लिमिटेड का सी लिमिटेड में 30% शेयर है, ठीक, लेकिन बी लिमिटेड का सी लिमिटेड में भी 25% शेयर है। तो ये ए लिमिटेड का ओवरऑल सी लिमिटेड में कितना शेयर माना जाएगा? टोटल 55%, यानी कि ये थ्रू क्या ये ए लिमिटेड सी लिमिटेड का सब्सिडरी बनेगा क्या? ध्यान से पहले सुनो क्वेश्चन को, ध्यान से, इसको और मैं अच्छे से लिख के देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से लिख के देता हूँ। ये है ए लिमिटेड, ठीक, और इसका एक सब्सिडरी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड का सब्सिडरी है बी लिमिटेड और बी लिमिटेड का एक सब्सिडरी है सी लिमिटेड।
तो ए लिमिटेड तो बी लिमिटेड को कंट्रोल करेगा ही, और बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल करेगा ही, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा, मोर देन 50% शेयर जो होल्ड कर रहा, तो इसीलिए ये दोनों कंट्रोल करेगा ही एक दूसरे को। क्या ये जो ए लिमिटेड है, ये ए लिमिटेड ये सी लिमिटेड को कंट्रोल करेगा? क्या कंट्रोल कर रहा है अभी या नहीं? तो ये कंट्रोल कर रहा, और किसके थ्रू? तो ये अपने सब्सिडरी बी लिमिटेड के थ्रू जो है सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा। यही बात जो है यहाँ पे लिखा हुआ था, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ कि थ्रू सब्सिडरी भी अगर कंट्रोल कर रहा तो चलेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या था? व्हेन वन पार्टी हैज पावर टू कंपोज, जब एक पार्टी के पास क्या पावर टू कंपोज हो, किसको कंपोज करना? गवर्निंग बॉडी को, यानी कि डायरेक्टर को, तो उसको मानेंगे कि कंट्रोल वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा। और तीसरा कंडीशन क्या था? अच्छा, पावर टू कंपोज का मतलब भी मैंने यहाँ पे लिखा, पावर टू अपॉइंट या रिमूव एनी डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी। और थर्ड कंडीशन उसी तरह इसका से यहाँ पे आ गया कि पावर टू डायरेक्ट होगा और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा, तो मान लेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होल्डिंग मोर देन 20% या 20% या मोर देन 20% वोटिंग पावर। पावर टू डायरेक्ट का मतलब हुआ पावर ऑफ चेयरिंग बोर्ड मीटिंग। और ये रहा हमारा मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब हुआ? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजन बट नॉट हैव कंट्रोल ओवर दिस पॉलिसीज। पावर टू पार्टिसिपेट तीन तरीका से ऑब्टेन हो सकता है, या तो बाय लॉ, या फिर एग्रीमेंट कर लिए शेयर होल्डर के साथ, या फिर हैविंग 20% और मोर वोटिंग पावर। अब देखो, इन द अबव केस 20% और मोर इज नॉट फिक्स्ड, जनरली कंसीडर किया जाता है 20%। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया था कि लोअर परसेंटेज भी हो सकता है। वही, और ये वही बात है कि क्वेश्चन में अगर लोअर परसेंटेज दिया लेकिन अदर फैक्टर देखे ये बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा। उसी का उल्टा अगर हायर परसेंटेज दिया हुआ लेकिन ये बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो हम लोग ये मानेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब देखो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जहाँ पे होता है तो दो पार्टी के बीच में रिलेशनशिप कहलाता है एसोसिएट और इन्वेस्टर का, और जहाँ पे कंट्रोल होता है वहाँ पे कहलाता है होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेशनशिप। तो आई होप ये वाला जो है आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कैसे कैसे बन सकता है। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जो है कैसे कैसे बन सकता है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो ये देखने के लिए पैराग्राफ 3 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, पैराग्राफ 3 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो है वो बताता है कि कैसे कैसे जो है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप हो सकता है। तो वो 5 पैरा ए, पैरा बी, पैरा 3C, पैरा 3D, पैरा 3E, ठीक 5 पैरा है जिसमें ये बात बताया गया। ध्यान से एकदम समझेंगे, यही बस इस पूरे स्टैंडर्ड में सिर्फ यही एक थोड़ा समझने वाला बात है, बाकी कुछ भी समझने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखो, फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। पैरा 3A में क्या? व्हेन वेयर एन एंटरप्राइज, जहाँ पे एक एंटरप्राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी कंट्रोल्स, या तो कंट्रोल कर रहा, या फिर बीइंग कंट्रोल्ड, या फिर खुद कंट्रोल हो रहा, या फिर अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, या फिर अंडर कॉमन कंट्रोल है एक रिपोर्टिंग एंटिटी के, तो यहाँ पे माना जाएगा कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखो, यहाँ पे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के पास जो है 60% वोटिंग पावर है बी लिमिटेड का, ठीक। ए लिमिटेड के पास 60% पावर है किसका? बी लिमिटेड का। तो मोर देन 50% वोटिंग पावर होता है तो हम लोग ये जानते हैं कि कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली। ए लिमिटेड है मोर देन 50% वोटिंग पावर ऑफ बी लिमिटेड, सो ए लिमिटेड हैड कंट्रोल ओवर बी लिमिटेड डायरेक्टली, हेंस ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी। क्योंकि डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा तो ये क्या? रिलेटेड पार्टी है। उसके बाद हम लोग समझते हैं बीइंग कंट्रोल का क्या मतलब है। बीइंग कंट्रोल में अगर यही तीर को अगर उल्टा घुमा, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये ए लिमिटेड है, ठीक, और ये बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड का जो है ए लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर है, ठीक। तो यहाँ पे जो ए लिमिटेड है वो कंट्रोल हो रहा है बी लिमिटेड के द्वारा, बी लिमिटेड के द्वारा कंट्रोल होगा।
तो भी माना जाएगा कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन ए एंड बी। यही बात लिखा हुआ, या तो कंट्रोल कर रहा है या फिर और इज बीइंग कंट्रोल, या तो खुद कंट्रोल हो रहा है या फिर दोनों जो है एक कॉमन एंटिटी के कंट्रोल में है। कॉमन एंटिटी के कंट्रोल में होने का मतलब क्या हुआ? कॉमन एंटिटी के कंट्रोल में होने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जैसे ये ए लिमिटेड है और यहाँ पे है बी लिमिटेड, ठीक, और इन दोनों को जो है एक कंपनी है सी लिमिटेड का 60% शेयर ए लिमिटेड में और 70% यहाँ, दोनों को ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों को एक ही कंपनी जो है कंट्रोल कर रहा है, एक ही कंपनी कंट्रोल कर रहा है, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को भी यहाँ पे रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, क्योंकि इन दोनों को एक ही कंपनी जो है कंट्रोल कर रहा है, अंडर द कंट्रोल ऑफ ए कॉमन कंपनी या कॉमन एंटिटी है, इसीलिए इन दोनों को भी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, क्योंकि ये एक ही होल्डिंग कंपनी का दो सब्सिडरी है। एक ही होल्डिंग कंपनी का जो दो सब्सिडरी होता है उसको कहते हैं फेलो सब्सिडरी, यानी कि यहाँ पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है फेलो सब्सिडरी है, और जो फेलो सब्सिडरी होगा वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा हमेशा। तो ये था बीइंग कंट्रोल्ड। तो यहीं पे मैंने दूसरा एग्जांपल भी लिखा कि ए लिमिटेड के पास पावर टू कंपोज है, पावर टू कंपोज हो गया तो मतलब ये उसका कंट्रोल हो गया बी लिमिटेड पे, तो कंट्रोल हो गया तो ये रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। वही तीसरा एग्जाम्पल में ए लिमिटेड के पास जो है बी लिमिटेड का 20% शेयर है एंड प्लस में है, प्लस पावर टू डायरेक्ट भी है, तो मतलब कंट्रोल हो गया ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पे, कंट्रोल हो गया तो हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग ये मानेंगे कि वहाँ पे रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब चौथा एग्जांपल में क्या, ए लिमिटेड जो है उसका बी लिमिटेड में 60% शेयर है, मतलब बी लिमिटेड अब सब्सिडरी हो गया ए लिमिटेड का, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने लगा। अब बी लिमिटेड का जो है ओ लिमिटेड में 70% शेयर है, मतलब ओ लिमिटेड सब्सिडरी है किसका? बी लिमिटेड का। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ए लिमिटेड और ओ लिमिटेड रिलेशनशिप में है क्या? तो हाँ ये है। क्यों? क्योंकि ए लिमिटेड जो है थ्रू सब्सिडरी जो है ओ लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक। थ्रू सब्सिडरी भी अगर कोई अलग कंपनी को, यानी कि इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी जो है ये अदर एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ भी माना जाएगा कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ भी है ए लिमिटेड एंड ओ लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी, चूँकि ए लिमिटेड इज कंट्रोलिंग ओ लिमिटेड इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला एग्जांपल मैंने अभी दिया था आपको वही ऊपर में कि ए लिमिटेड जो है इसका बी लिमिटेड भी सब्सिडरी है, सी लिमिटेड भी सब्सिडरी है, तो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड भी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, क्योंकि ये अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, एक ही एंटिटी के कॉमन कंट्रोल में ये दोनों है। तो ये आई होप आप लोग को ये वाला भी बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पैरा 3B में क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो एसोसिएट या फिर ज्वाइंट वेंचर है ऑफ एनदर कंपनी का, किसी दूसरे कंपनी का, या तो एसोसिएट है या फिर ज्वाइंट वेंचर है, तो क्या माना जाएगा कि यह माना जाएगा कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 20% शेयर है, 20% शेयर होगा तो मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर हुआ तो वहाँ पे एसोसिएट का डेफिनेशन क्या? एसोसिएट का डेफिनेशन जो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखो, एसोसिएट का डेफिनेशन होता है वेयर एन एसोसिएट कंपनी मीन्स ए कंपनी, एसोसिएट कंपनी मीन्स ए कंपनी वेयर अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एसोसिएट, जहाँ पे अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, वेयर अदर कंपनी हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसमें अदर कंपनी का जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है इस पर। तो इसका डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो एसोसिएट कंपनी या एंटरप्राइज आर दोज इन विच अदर कंपनी है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिसमें अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। जैसे यहाँ पे देखो ए लिमिटेड जो है होल्ड कर रहा 25% वोटिंग पावर ऑफ बी लिमिटेड, यानी कि ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड में 25% शेयर होल्ड कर रहा, तो यहाँ पे बी लिमिटेड को एसोसिएट कंपनी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बी लिमिटेड में जो है अदर कंपनी होल्ड कर रहा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो अदर कंपनी होल्ड कर रहा किसमें? बी लिमिटेड में, तो यहाँ पे बी लिमिटेड जो है ये हुआ एसोसिएट, तो अदर कंपनी क्या हुआ? जैसे ए लिमिटेड क्या हुआ? ए लिमिटेड को कहेंगे इन्वेस्टिंग कंपनी। इसीलिए ऊपर में जब मैंने बताया था जहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे दो पार्टी जो एग्जिस्ट करता है वो होता है एसोसिएट और इन्वेस्टिंग, उसका यही वाला कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एसोसिएट का क्या मतलब होता है।
तो यहाँ पे पैरा 3B में क्या, रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो या तो एसोसिएट होगा या जॉइंट वेंचर होगा अनदर एंटिटी का। एसोसिएट कब होगा, जब अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है रिपोर्टिंग एंटिटी पे होगा। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करने का मतलब 20% या उससे ज़्यादा शेयर जो ये होल्ड कर रहा, बट अप टू 50%। 50% से ज़्यादा होगा तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप आ जाएगा और फिर वो कहाँ चला जाएगा, पैरा 3A में कवर हो जाएगा। पैरा 3B में आने के लिए या तो एसोसिएट होना चाहिए या फिर जॉइंट वेंचर होना चाहिए। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जैसे दो कंपनी है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दोनों ने एग्रीमेंट कर रखा कि हम लोग जो है साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ ही सारे एसेट को कंट्रोल होगा, हमारा सारे एसेट पर जो है हमारा ज्वाइंटली कंट्रोल होगा। तो वो होता है जॉइंट वेंचर, जहाँ पे दो कंपनी जो है एक सेम प्रोजेक्ट पे काम करती है या फिर सेम एसेट को जो है दो कंपनी मिलकर कंट्रोल करती है, तो उसको कहते हैं जॉइंट कंट्रोल या जॉइंट वेंचर, दोनों कंपनी को कहा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड का 20% शेयर होल्ड कर रहा, मतलब ए लिमिटेड का जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर बी लिमिटेड। बी लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो ये रिलेटेड पार्टी है। उसी तरीक़ा से ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है जॉइंट वेंचर है तो रिलेटेड पार्टी हो गया। ए लिमिटेड का सब्सिडरी है बी लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है सी लिमिटेड में 25% होल्ड कर रहा, तो देखो ये इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी जो है सी पे कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए ये भी जो है रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, ए और सी। उसी तरीक़ा से ए लिमिटेड का जो है एसोसिएट है बी लिमिटेड। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो ये वाला एग्जांपल, ए लिमिटेड का एसोसिएट है बी लिमिटेड, तो क्या ए और बी रिलेटेड पार्टी है? हाँ है। बी लिमिटेड का एसोसिएट है सी लिमिटेड, क्या बी और सी रिलेटेड पार्टी है? हाँ है। क्या ए लिमिटेड और सी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है क्या? तो ये रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर ये बी सब्सिडरी होता ना ए का, और फिर बी जो है सी जो है बी का एसोसिएट होता, तो ए और सी में रिलेशनशिप होता, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एसोसिएट पे कंट्रोल नहीं हो सकता, एसोसिएट के थ्रू कोई एसोसिएट नहीं हो सकता। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना, और मैंने करेक्ट में भी लिख दिया। देखो, सब्सिडरी के थ्रू सब्सिडरी को कंट्रोल कर सकते हैं, सब्सिडरी के थ्रू एसोसिएट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एसोसिएट के थ्रू एसोसिएट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एसोसिएट के थ्रू एसोसिएट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए ए एंड सी आर नॉट रिलेटेड पार्टी। इनडायरेक्टली थ्रू एसोसिएट नहीं हो सकता, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब पांचवा एग्जांपल क्या, ए लिमिटेड का जो बी लिमिटेड भी एसोसिएट है, सी लिमिटेड भी एसोसिएट है, ठीक। ये कॉमन, तो इसको कहेंगे फेलो एसोसिएट। ये क्या फेलो एसोसिएट है, और फेलो एसोसिएट कांट बी रिलेटेड पार्टी। फेलो एसोसिएट कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकता। फेलो सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी होगा, लेकिन फेलो एसोसिएट जो होगा वो रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब पैरा 3C में आते हैं। पैरा 3C में बोलता है इंडिविजुअल विच आर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी कंट्रोल और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर पार्टी, ठीक। तो इसका हम हिंदी में अगर मतलब बताए तो क्या हुआ, अगर कोई इंडिविजुअल बोल रहे हैं तो यहाँ पे किसी का नाम राम, मोहन, सोहन, अफ्ताब, अल्ताफ कुछ भी आ सकता है, ये हुआ इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल का दूसरे पार्टी पर, दूसरे एंटिटी पर कंट्रोल है, कंट्रोल कहने का मतलब या तो मोर देन 50% वोटिंग पावर है, या फिर उसके पास पावर टू कंपोज है, या फिर वो तीसरा वाला कंडीशन लगा देना। तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग मानेंगे कंट्रोल है। अगर कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा ओवर अनदर पार्टी, तो यहाँ पे हम लोग ये मानेंगे कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा। और जब भी इंडिविजुअल बोलेंगे नहीं, तो इंडिविजुअल का रिलेटिव भी उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी अंडर दिस पैरा। और यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव का मतलब हुआ माँ, बाप, भाई, बहन, पत्नी, बाल बच्चा, तो ये सब हुआ रिलेटिव का मतलब। एग्जाम्पल देखो, जैसे रवाडा एक इंडिविजुअल है, ठीक, उसका ए लिमिटेड में 60% शेयर है। रवाडा का ए लिमिटेड में 60% शेयर है, मतलब ये जो है कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड को, ये कंट्रोल कर रहा है ए लिमिटेड को, तो ये क्या है, ये जो है दोनों रिलेटेड पार्टी है। उसी तरीक़ा से दूसरा देखते हैं, मुकेश अंबानी का रिलायंस में 40% शेयर है। 40% शेयर है, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं मुकेश जी किस पर, रिलायंस पर, तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी है। उसके बाद हरी का ए लिमिटेड में जो है 60% शेयर है, और ए का बी लिमिटेड में 20% शेयर है, तो हरी और ए लिमिटेड जो यहाँ पर रिलेटेड पार्टी है।
और हरी और बी लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी है। क्यों? क्योंकि थ्रू एसोसिएट थ्रू सब्सिडरी जो है हरी बी को कंट्रोल कर रहा है थ्रू सब्सिडरी, तो यहाँ भी ये दोनों रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। अब चौथा एग्जांपल देखो, आफ्ताब का ए लिमिटेड में 20% शेयर है और ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में जो है 60% शेयर है। तो देखो आफ्ताब और ए लिमिटेड तो यहाँ पे सबसे पहले रिलेटेड पार्टी है, आफ्ताब और बी लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। लेकिन क्या आफ्ताब और बी लिमिटेड क्या ये दोनों रिलेटेड पार्टी होगा? तो नहीं, ये दोनों रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थ्रू एसोसिएट जो है नहीं हो सकता है। आफ्ताब एंड बी लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टी एज आफ्ताब इज नॉट कंट्रोलिंग बी लिमिटेड थ्रू सब्सिडरी के थ्रू ये कंट्रोल नहीं कर रहा, इसीलिए जो है इसको हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे। यही एक बस टॉपिक है जो समझने वाला, यही पैरा 3 ये बस इस पूरे स्टैंडर्ड में समझने वाला है, उसके बाद कुछ भी समझने वाला नहीं है। यहाँ पे मैंने करेक्ट भी लिख दिया, इनडायरेक्टली थ्रू एसोसिएट कंट्रोल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली थ्रू एसोसिएट कंट्रोल नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी ही कंट्रोल होगा। अब इनडायरेक्टली थ्रू एसोसिएट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब आते हैं पैरा 3D में। पैरा 3D में बोल रहा कोई भी की मैनेजरियल पर्सोनेल और उसका रिलेटिव, जो की मैनेजरियल पर्सोनेल है और उसका रिलेटिव जो है उसको एंटिटी के साथ उसका रिलेशन माना जाएगा। अब की मैनेजरियल पर्सन क्या होता है? की मैनेजरियल पर्सन वो पर्सन होता है जिसके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अथॉरिटी का मतलब पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी होता है रिलेटेड टू प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से रिलेटेड उसके पास क्या होता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो की मैनेजरियल पर्सोनेल ऑफ एंटिटी एंड देयर रिलेटिव्स जो है उसको भी रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटिव माना जाएगा, यानी कि रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। जैसे और की मैनेजरियल पर्सन का डिफिनेशन क्या? दोज पर्सन हु हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। अब यहाँ पे रिलेटिव का मतलब भी सेम है जैसे ऊपर में था। इसका एग्जांपल देखो, ये एक KMP है उसका एक्स लिमिटेड का, ठीक, एक्स लिमिटेड का क्या KMP है। KMP का मतलब मैंने ऊपर में बता दिया, जिसके पास जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये KMP और एक्स लिमिटेड को क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी। अब देखो ये डायरेक्टर है एक्स लिमिटेड का, ठीक, डायरेक्टर को हमेशा की मैनेजरियल पर्सन माना जाता है। और अदर कोई दिया होगा, मान लो अदर कोई CEO CFO कुछ भी दिया, लेकिन अगर ये नहीं लिखा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास नहीं है तो हम लोग मानेंगे कि वो जो है KMP नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर लिखा तो डायरेक्टर को हम मान लेते हैं कि वो KMP है। लेकिन मान लो अगर CEO CFO है लेकिन ये लिखा हुआ क्वेश्चन में कि उसके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी हमारा KMP में आ जाएगा। तो ये देखो ये है डायरेक्टर एक्स लिमिटेड का, और तो डायरेक्टर एंड एक्स लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी का है कि डायरेक्टर को जो है KMP मान लिया जाता है हमेशा। अब एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एक्स लिमिटेड का, क्या ये दोनों को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा? एक्स लिमिटेड और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है उसके पास कोई भी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, इसीलिए इसको जो है रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। अब एक लास्ट पैरा है रिलेटेड पार्टी का, और वो क्या है कि एंटिटी विच आर अंडर कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सन डिफाइंड इन 3C और 3D। वो एंटिटी जो पर्सन जो 3C में इंडिविजुअल को डिफाइन किया गया था और 3D में किसको? KMP को। अगर ये दोनों पर्सन के अंदर में कोई एंटिटी है तो उसको भी क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। एग्जांपल अल्ताफ़, यहाँ पे अल्ताफ़ एक इंडिविजुअल है। अल्ताफ़ जो है एक्स लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रहा है और वाई लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड जो है अंडर एक कॉमन इंडिविजुअल के कंट्रोल में है, तो उसको एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा एज पर पैरा 3E। ठीक, उसी तरीक़ा से सत्यम जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है एक्स में और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है वाई में, तो इसको भी एज पर पैरा 3E रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा। उसी तरीक़ा से राकेश है, यहाँ पे राकेश का जो है एक्स लिमिटेड में पावर टू कंट्रोल है और राकेश का वाई लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को भी रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा एज पर पैरा 3E। अब यहाँ पे आकिब देखो एक्स लिमिटेड में 30% शेयर होल्ड कर रहा है, 30% शेयर होल्ड कर रहा मतलब इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एक्स लिमिटेड पे,
और आकिब जो है KMP है वाई लिमिटेड में, मतलब ये दोनों को कॉमन एंटिटी हो गया आकिब के लिए, तो ये भी है रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पे ये सेम एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे राम और लखन दो भाई है। देखो यहाँ पे जो भी मैंने इंडिविजुअल का बात किया, चाहे फतेह हो या आकिब हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे उसका रिलेटिव भी साथ में जुड़ा हुआ। अब उसी को एग्जांपल यहाँ पे मैंने नीचे दिया, देखो राम और लखन दो भाई है, ठीक। राम जो है एक्स लिमिटेड में KMP है और लखन वाई लिमिटेड में कंट्रोल कर रहा है, यानी कि 60% शेयर होल्डर है वाई लिमिटेड का। तो ये क्या एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि राम इज रिलेटेड टू लखन, क्योंकि राम जो है रिलेटिव है लखन का, और दोनों मिलके जो एक्स और वाई को कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक्स और वाई को जो है रिलेटेड पार्टी मान लिया जाएगा। तो आई होप ये वाला एग्जांपल भी आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर से लोड पड़ेगा, और आज के आज आप लोग ज़रूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन है ICAI का क्वेश्चन है, ये सब इलस्ट्रेशन है, इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो ICAI का जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ तक जो भी पढ़ाया मेन यहीं तक था, जो था मेन ये तो छोटा मोटा डेफिनेशन है एसोसिएट, जॉइंट वेंचर होल्डिंग कंपनी वगैरह का, और क्या क्या डिस्क्लोजर है वो सब कल देखेंगे, और फिर ICAI का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेरी रहता तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, मैं अगले क्लास में उस क्वेरी को जो है सॉल्व कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करो, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूँ वो आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।